मेरा लास्ट अटेम्प्ट में 717 रैंक आया था। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मुझे मिला था। मैंने मेरा ये 4th प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। तो चारों प्रीलिम्स में मेरा कंफर्टेबली क्लियर हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स को यही हमेशा मैं एडवाइस देता हूँ जिन्होंने भी पूछा है। क्या मैसेज देंगे अगर आपको देना हो एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं, या कुछ आप क्वालिटीज बता दीजिए कि अपने अंदर ये चीजें इनकलकेट करो अगर आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो। इस सर पूरी प्रिपरेशन में परिवार को, आप फैमिली को कहाँ पाते हैं, परिवार का कितना बड़ा रोल है, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन में? सर आपका नाम और कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? हेलो, मेरा नाम दीपक है, दीपक गणपत राव काटवा। एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इसके पहले कोई आप सर्विस में है या अभी प्रिपरेशन करें फुल टाइम? मेरा लास्ट अटेम्प्ट में 717 रैंक आया था। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मुझे मिला था। बट मैं आरबीआई में हूँ और मैंने यही कंटिन्यू किया। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन आरबीआई। ओके, अभी सर किसके बोर्ड में था और कुछ अगर क्वेश्चंस आप रिकॉल कर सकें, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे किस एरिया से, तो बताएं थोड़ा सा। दिनेश दासा सर का बोर्ड था। एंड बोर्ड में दासा सर थे एंड 4 अदर मेंबर्स थे। इट वाज अ राउंड टेबल। दासा सर ने पहले बैंकिंग से शुरुआत की। मैं आरबीआई से हूँ, तो मुझे पूछा कि क्यों डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में एनपीए रेशो कम है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक से। सेकंड, उन्होंने कुछ 5 लिस्ट किए थे रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स और जीएस डिमोनेटाइजेशन, ऐसे 4-5। तो मुझे रैंक करने बोले कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 to 5 मुझे रैंक करने बोला एंड रीजंस देने बोले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था। तो मुझे पूछा कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज है उसमें क्या पूरा स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसके रिगार्डिंग था। प्लस जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा था कि व्हाट रिफॉर्म्स शुड बी डन इन एग्रीकल्चर। और जो फाइनल बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि going forth for the next 2 decades, 3 decades, what will be the major areas of contention? कौन से most important areas रहेंगे? ये ऐसे 3 पूछे थे questions मुझे। और उसके पहले बस इतना याद आ रहा है। सर ओके, इट्स ऑलराइट सर। इस साल का सर प्रीलिम्स अभी 25 मई को होने वाला है। मैं मेनली आप इस पे बात करूँ क्योंकि अभी बच्चे उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट जो हैं। तो अभी आपका जैसे जो समय बचा है, लगभग 1 से 1.5 महीने बचा है, इस 1.5 महीने में आपका क्या अप्रोच था, और आपको अगर सजेशन देना हो तो आप उनको क्या एस्पिरेंट को सलाह देंगे कि अभी उनका पढ़ाई का क्या अप्रोच होना चाहिए? यस, इस रिगार्ड में मैं डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये 4th प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। तो चारों प्रीलिम्स में मेरा कंफर्टेबली क्लियर हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स को यही हमेशा मैं एडवाइस देता हूँ जिन्होंने भी पूछा है कि यू मेक योर बेसिक्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। जो बेसिक बुक्स है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, वो आपको बार बार पढ़नी है। करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, एक मैगजीन पढ़ो, वही बार बार पढ़ो। आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज बहुत सारे दो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। आप टेस्ट सीरीज से सीखो कि उसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन पढ़ो। अपने जो गैप्स इन प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट सीरीज से फिल करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा दो। नॉट जस्ट क्वेश्चन, यू नीड टू स्टडी द ऑप्शंस आल्सो, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। तो मेरा यही हमेशा स्ट्रेटजी रहा था कि मेकिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। करंट अफेयर मैंने बहुत कम हमेशा एम्फेसिस दिया है, बिकॉज आई न्यू इट वाज वेरी डायनामिक एंड लेस यील्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मार्क्स। और प्रीवियस ईयर था, टेस्ट सीरीज था एंड रिवीजन ऑफ बेसिक्स। ये 3 से मेरा हमेशा हुआ एंड कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो वही अप्रोच रखो एंड कॉन्फिडेंटली दो। डर के जाओगे एग्जाम में तो आप जो पता है आपको वो भी आप नहीं कर पाओगे सही। मेरे साथ वही हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं हमेशा स्कोर करता था 120, 130। लेकिन जब एग्जाम की बात आई, मैं इतना नर्वस था कि मैं पहली रात में सो ही नहीं पाया एग्जाम के। तो जब मैं उस पेपर में 100-110 स्कोर कर सकता, मैं उसमें 80 स्कोर किया मेरे इन माई सेकंड प्रीलिम्स इन 2019। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि आई वुड नेवर बी नर्वस, आई वुड ट्रस्ट माई प्रिपरेशन एंड मुझे बिंदास अटेम्प्ट देना है। तो ये बिंदास एटीट्यूड ही मुझे हमेशा साथ दिया एंड इसकी वजह से आई थिंक मेरे 4 प्रीलिम्स निकले हैं। बिल्कुल सर, सीसैट पे हम बात करेंगे, क्योंकि चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम का हो स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट मतलब फेल हो रहे हैं सीसैट में भी कहीं ना कहीं। आपका क्या अप्रोच था और अभी आप 2 महीने के लिए क्या अभी आप उनको सलाह देंगे सीसैट में, ताकि वो क्वालिफाई करें आपकी तरह और यहाँ तक पहुंचे? सीसैट नोबडी कैन इग्नोर, कोई सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे अपने इंजीनियरिंग के फ्रेंड देखे फ्रॉम टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो सीसैट में फेल हुए हैं। एंड खासकर 2023 का सीसैट बहुत टफ था, 24 का थोड़ा रिलेटिवली कम टफ था, बट यू कैन नेवर से यूपीएससी अगेन इस बार बहुत टफ निकाल लेगा। तो इसमें आप सिंपल स्ट्रेटेजी रखो,
जो बैंकिंग वेबसाइट्स हैं जो फ्री में रोज क्वेश्चन डालता है वो आप सॉल्व करो। बिल्कुल। तो बैंकिंग वेबसाइट्स पे भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो बहुत हेल्प करेगा। आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपकी कंप्रेंशन अच्छी हो जाएगी। तो आप आइडेंटिफाई करो ना आपका कौन सा स्ट्रेंथ एरिया है। आपको लगता है कि इंग्लिश आपका स्ट्रेंथ है तो आप उसको स्ट्रांग रख के आप क्वांट एंड रीजनिंग कुछ दोनों में से एक कोई स्ट्रांग करो। बिल्कुल। अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो यू मेक रीजनिंग स्ट्रांग और इंग्लिश स्ट्रांग। तो इधर 3 में से 2 कोई आप स्ट्रांग करो, प्रीलिम्स सीसैट आराम से निकल जाएगा। एंड जब एग्जाम में आप जैसे इसमें चैलेंजिंग ये होता है ना कि दोपहर में 2 to 4 ये होता है सीसैट का टाइम। तो उससे इशू क्या होता है बहुत बार कि आदमी प्रीलिम्स देके एकदम GS1 देके थक गया होता है। बिल्कुल। दोपहर के टाइम में धूप होती है बहुत सारी, बिल्कुल। समर की वजह से, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल सर, राइट। तो आप जो 2 घंटे मिलते हैं उसमें ना रिलैक्स करो, प्रिपरेशन जो पहले की है आप रिलैक्स करो, सो जाओ 1 घंटा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि काम माइंड से जो आप एक्टिव माइंड से आप सॉल्व करोगे ना, आपको क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली चूज करना है। इजी वहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स बहुत होंगे, 80 में से 20 तो ऐसे होंगे जो इजी है, और आपको राइट करने में भी 23-24 क्वेश्चंस। बिल्कुल। इससे ज्यादा तो नहीं, मे बी 25-26 या 26। हाँ 26। तो आप 20 भी अगर लो हैंगिंग फ्रूट कर रहे हो आधे घंटे में, उसके बाद 1.5 घंटा आप आराम से कोई इन्वेस्ट करके आप 30-40 कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो एंड डोंट पैनिक इन एग्जाम, दैट इज माय सजेशन। ओके, मेंस पे सर कुछ हम बात करेंगे। मेंस में जो क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं जहां से आप नंबर गेन्स कर सकते हैं, ये आपका एथिक्स पेपर हो गया 4th, आपका ऑप्शनल हो गया और आपका एसे का पेपर हो गया। इन तीनों पे आपका अलग अलग क्या अप्रोच था, आप कैसे इनको तैयारी की, आपकी क्या प्लानिंग थी, कैसे अपने नोट्स वोट्स इन सब के बनाए थे या नहीं, इन तीनों पे आपका जरूर सलाह लूंगा। ये सही कहा आपने कि जब अगर फाइनल रैंक लानी है तो ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल में तो स्कोर आना ही चाहिए। बिल्कुल। इसमें आना चाहिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि इसमें आते हैं ज्यादा स्कोर। बिल्कुल। एंड विथ अगर एथिक्स की बात करूं मैं तो दिस इज द मोस्ट यील्डिंग पेपर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि कम सिलेबस और कम पढ़ के भी आप मार्क्स ला सकते हो। ये कंपेयर टू एनी अदर जीएस पेपर, उसका आप कोई भी बुक उठा लो, 1 बुक पढ़नी है, बाकी जीएस पेपर का आपको 4 बुक पढ़नी होगी। तो एथिक्स के यू फॉलो 1 सोर्स। आपकी जो फंडामेंटल्स है, कोई इंटेग्रिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रोबिटी का डेफिनेशन क्या है, ऑनेस्टी का क्या है, ये डेफिनेशन आपको पूरे याद होने चाहिए, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। एंड एग्जाम पेपर में आपको लिखना है सर्टेन चीजें, यू नीड टू इंक्लूड एथिकल थियरीज, एथिकल स्कॉलर्स, एग्जांपल्स, and you need to write different perspective, write point wise, write briefly, complete all the paper, don't leave case studies. Ethics में अच्छा हो जाएगा। And with regard to essay, yes sir, you write more and you take feedback. essay में common formula है आजकल की ऐसे लिखो, लॉजिकल फैशन में आइडियाज लिखो कि आप इंक्लूड करो एग्जांपल्स बहुत सारे, डेटा इंक्लूड करो, एनेक्डोट इंक्लूड करो, कुछ आपके पास शॉर्ट पोएम है तो वो इंक्लूड करो। बिल्कुल। छोटे छोटे पैराग्राफ को अपने आइडियाज को आप ग्रेजुअली मूव ऑन करते करते आप एंड तक जाओ। बिल्कुल। और जितना वर्ड्स लिखा है उतना लिखो। तो अगर आप, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इन एसे इन माय ओपिनियन। आप एग्जाम के पहले अगर 2-3 भी टेस्ट सीरीज देते हो, अराउंड 6 एसेस, तो आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल। विथ रिगार्ड टू ऑप्शनल, आई थिंक इट्स द कोर ऑफ यूपीएससी। जो भी ऑप्शनल है आपका, सेम स्ट्रेटेजी, 1 सोर्स, रिपीटेड रिविजन्स, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, and then working on feedbacks, revision again, writing again, and then again repeating the cycle. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप हमेशा सेम चीजें बेसिक करो, you will do well. बहुत अच्छा सर। सर आपका कुछ तैयारी के अलावा मैं बात करूंगा, इस सर पूरी प्रिपरेशन में परिवार को, आप फैमिली को कहाँ पाते हैं, परिवार का कितना बड़ा रोल है, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन में। और आपने सर मेंटल हेल्थ की बात की अभी कि आप मेंटल कूल रहेंगे, काम रहेंगे, आप बेहतर कर सकते हैं सीसेट में। सर अपने आप मेंटली कैसे फिट रखें? फिजिकली तो फिट रहना जरूरी है ऑफ कोर्स, पर मेंटली भी फिट रहना जरूरी है। इन दोनों पे सर आपका सजेशन, और आप कैसे अपने आप को फिट रखते थे, और आप फैमिली की क्या रोल है इस पूरे प्रिपरेशन में? फैमिली की सर्टनली रोल है, क्योंकि जो सबसे करीबी अगर साथ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस डगमगाता है। तो फैमिली से यही है कि इफ यू ट्रस्ट इन योर वर्ड और ट्रस्ट इन योर ब्रदर सिस्टर, सो जस्ट सपोर्ट हिम कि ही विल सक्सीड एंड अलाउ हिम टू टेक राइट स्टेप्स टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। बट अगर कुछ गलत भी कर रहा है एस्पिरेंट तो बोलो कि भाई देखो 2 अटेम्प्ट के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, देन द एस्पिरेंट हिमसेल्फ हैज टू टेक केयर कि वो ज्यादा फंसे ना उसमें। आपको 1-2 अटेम्प्ट के बाद बैकअप का भी सोचना है, अदरवाइज आपको इसमें फंसना नहीं बार बार। मेंटल हेल्थ की अगर बात है तो सर्टन फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली मैटर्स। आप रनिंग करो, और अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहे हो ना तो आई थिंक इट हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ। कंसिस्टेंटली नॉर्मल पढ़ाई करो, लेस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, गुड फिजिकल हेल्थ, एंड जब आ रहा है एग्जाम तो गिव योर बेस्ट। अगर एक बार नहीं भी हो रहा है तो डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस क्रम्बल,
डोंट चेंज स्ट्रैटेजी बाय ह्यूज अमाउंट, नो दैट कि हाँ ठीक है चलो थोड़े बहुत से रह गया, I'll put some effort, some strategic improvements I'll make, and then I'll again improve. तो in that sense meditation also helps. तो meditation करो, थोड़ा physical exercises करो, keep your circle small and with reliable trustworthy friends who don't waste much of your time. ये सारी चीज़ें. लास्ट क्वेश्चन सर, क्या मैसेज देंगे अगर आपको देना हो एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं, या कुछ आप क्वालिटीज बता दीजिए कि अपने अंदर ये चीजें इनकलकेट करो अगर आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो? मैं दो ही चीज़ों पे एम्फसाइज करूंगा, एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है क्यूरियोसिटी. विदाउट कॉन्फिडेंस यू विल बी वेरी अफ्रेड टू फेस दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरे जैसे है या फिर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो 3 बार सिलेक्शन करके भी फिर से यहाँ पे इंटरव्यू में आते हैं. तो आप देखेंगे कि यार ये तो IPS है, ये फिर से आगे मेरा इससे कंपटीशन है, तो मैं कैसे करूँगा. तो ऐसे तो होने वाला है नहीं. वो IPS फिर भी उसने दिया है ना एग्जाम, हम भी देंगे एग्जाम. तो ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए. कोई अलग नहीं है, एस्पिरेंट इज एन एस्पिरेंट वेदर ऑफिसर और नॉट. तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन. और ये तभी आएगा जब आप पढ़ रहे हो एंड थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ रहे हो. इसमें सेकंड चीज काफी काम आती है, क्यूरियोसिटी. तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना चीजें, लेट्स से आप आज न्यूज आया कच्चतीवो आइलैंड का, यू शुड बी क्यूरियस, ये कहाँ है कच्चतीवो आइलैंड, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, व्हाट इज द डिस्प्यूट. If some question comes on it, how will I answer? What is the state of India-Sri Lanka relations? What are the hurdles? What are the recent improvements? What can we do further? तो ऐसे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. कोई भी न्यूज़ आप फॉर द सेक फैक्चुअल नहीं पढ़ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ना. जैसे म्यांमार अर्थक्वेक हो गया, तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हुआ था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. तो ऐसे क्यूरियोसिटी से करोगे, नॉलेज बेस ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा एंड यू विल डू मच बेटर. तो आई थिंक ये दो चीज़ें. थैंक यू सो मच सर मुझसे बात करने के लिए. IBC साहब आपका फाइनल सिलेक्शन हो एज योर डिजायर रैंक. थैंक यू सर. इट वाज